2024 के लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच वेस्ट यूपी में अब चुनावी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं और वेस्ट यूपी के मेरठ में इस समय श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश पहुंचा है और श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश मेरठ के वार्ड 90 में पहुंचा है। चूंकि वेस्ट यूपी है, चुनावी चर्चा, चुनावी माहौल यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। हर गलियारे में यहाँ पे आपको जो है चुनाव की चर्चा करते हुए लोग नज़र आ जाएंगे। तो जैसे ही हम वार्ड 90 पे पहुँचे तो यहाँ पे भी एक चौकड़ी जमी हुई थी। जो इस वार्ड 90 के कुछ गणमान्य लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए चुनाव की चर्चा कर रहे थे। तो श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश यानी कि हमने सोचा कि क्यों ना इन लोगों के बीच में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार जो है करवट किस और बदलेगी। सबसे पहले जो हैं सपा समर्थक हैं, बैठे रहिएगा। सपा समर्थक हैं, काफ़ी पुराने हमारे परिचित भी हैं, सलीम भाई। सलीम भाई, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस चीज़ से करूंगा कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा इस समय चल रही है कि जयंत चौधरी ने जो है अब भाजपा के साथ में गठबंधन कर लिया है, इंडिया का साथ छोड़ दिया है, उस पर क्या कहना चाहिए? जयंत चौधरी जी असल में इनके वालिद के ही टाइम से, इनके वालिद ने भी हमेशा कई दलों में वक्त वक्त पर उनके साथ जुड़े, अपनी पार्टी को छोड़कर, अपने साथियों को छोड़कर, अपनी नीतियों को छोड़कर ऐसे दलों के साथ, ऐसी पार्टियों के साथ हमेशा जुड़े कि जिनका ये लोग हमेशा विरोध करते थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन अपने व्यक्तिगत के लिए, अपने मफाद के लिए वक्त के साथ इनकी सारी नीतियां ख़त्म हो जाती हैं और जो ये चुनाव से पहले लोगों से वायदे करते हैं और जो इनकी अपनी सोच होती है, जो इनके अपने कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ों को छोड़कर अपने व्यक्तिगत के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ छोड़कर ऐसे दलों के साथ चले जाते हैं कि जिनका ये चुनाव से पहले विरोध करते हैं। नहीं तो ये तो खैर आप बता रहे हैं, हर बार चुनाव की ये बात है कि हर बार जो है ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, सूत्रों से खबरें आती रहती हैं कि कभी भाजपा के साथ उनका विलय हो चुका है। लेकिन अब जो है 4 सीटों पर तय हो चुका है। सपा का साथ था, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी अभी विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा चली थी, लेकिन अब एकदम से जो है पलटी मार देना, तो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि खतरे की घंटी अब इंडिया के लिए साबित हो सकती है मुजफ्फरनगर और कैराना और बागपत की सीटों को लेकर। बिल्कुल, जैसे इंडिया गठबंधन बन रहा था और कुछ दल बात न बनने की वजह से कुछ सीटों का कह सकते हैं कि सीटों में कुछ तालमेल आपस में नहीं बैठा, इस वजह से कुछ दल जैसे राष्ट्रीय लोक दल हैं, जयंत चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी से इनका कुछ गठबंधन नहीं हुआ, कुछ सीटों पर नाराज़गी रही, कुछ तय नहीं हो पाया। इसलिए इनको भी लगा कि शायद हम अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे, हो सकता है कि हमें वहां पर 4-5 सीटें मिल जाएं और हम 4-5 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारकर उनको कामयाबी दिला सकें और शायद ये ताकत हमें इंडिया गठबंधन में रहकर ना मिले, यही उन्होंने सोचा होगा। ठीक है, क्या सोचा है? आप युवा पीढ़ी हैं, अब 2024 में क्या सोचा है, किधर की तरफ वोट इस बार जाने की तैयारी है? कौन सी पार्टी इस समय सबसे ज़्यादा लग रहा है कि मजबूती है? देखिए, युवा की हमेशा ये सोच रही है कि युवा को क्या चाहिए इस देश के अंदर। एक तो सुरक्षा चाहिए और जो है रोज़गार चाहिए, जॉब चाहिए। आज आप देख सकते हैं लगभग 10 साल पूरे को होने आ रहे हैं, भाजपा सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोज़गार हर युवा को हर साल मिलेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कितने रोज़गार मिल रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ दंगे मिल रहे हैं और युवाओं के हाथ में तलवारें और युवाओं के हाथ में क्या कहते हैं, लड़ाई के जो सारे प्रोपेगंडे होते हैं वो थमा दिए जाते हैं। लेकिन युवा इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा मायूस है सिर्फ इसी बात को लेकर के कि उसने 2014 में जो सपना देखा था कि भाजपा सरकार आएगी तो देश के अंदर रोज़गार बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेगा, लेकिन उससे अपोजिट होता जा रहा है। नफ़रत की आग बढ़ती जा रही है, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा होती जाती है। आज अगर किसी का साइकिल पे या बाइक पे चलते हुए टक्कर भी हो जाती है तो सामने वाला पहले ये देखता है कि वो कौन से धर्म का है। ये खाई पैदा कर दी है इस सरकार ने, खाई पैदा कर दी है। आप भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भाई बता रहे हैं क्या सही बात है ऐसी? क्योंकि भाजपा सरकार तो कहती है कि जो उन्होंने दंगा फसाद को ख़त्म कर दिया। नहीं, दंगा फसाद तो पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही माहौल चल रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया सरकार चल रही है, विकास खूब। एक चीज़ से तो मैं भी सहमत हूँ, रोज़गार को लेकर वाकई में युवाओं में बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा है। तो मानते हैं कि हाँ रोज़गार की दिक्कत है सरकार। अभी 63,000 की पुलिस भर्ती निकाली योगी जी ने यूपी के अंदर,
बिहार के अंदर अभी भर्ती निकली है रेलवे में, ऐसे तो कोई बात नहीं है। नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार, दंगे, फसाद। दंगे फसाद पे तो अंकुश है, लेकिन सांप्रदायिकता जितनी बढ़ गई है देश में, इतनी 70 सालों में कभी नहीं बढ़ी। मैं 50 प्लस में हूँ और मैंने 1978 से मुझे होश है, तो मैंने इतनी सांप्रदायिकता नहीं देखी। भाईचारा जिस तरह से इस देश में ख़त्म हुआ है वो तो कभी नहीं हुआ। सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, सब चल रहा है। खासकर जो एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय, वो इतना खामोश हो चुका है कि वो अपना दर्द किसी को बयान भी नहीं कर सकता। सरकार तो कह रही है कि जो है मुस्लिमों के लिए काफ़ी कुछ किया, काफ़ी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ उठाया जा रहा है। कौन सी योजनाएं हैं? ये योजनाएं अगर मुसलमानों को दी जा रही हैं, मुसलमानों को नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों को दी जा रही हैं, तो किसी सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। अच्छा, मैं आपको जानता आपको हूँ। बताऊं, आप सुनिए बात। दिल्ली में कौन सा गेट है? दिल्ली में जो दिल्ली में इंडिया गेट है ना, उस पे 1 लाख समथिंग इस देश के लोगों ने अपनी आहुति दी है, इस देश को आज़ाद कराने में और इस देश को गुलामी से छुड़ाने के लिए। आज जितनी योजनाएं और जितना परबल भारत हो रहा है, उनकी आहुति के कारण हो रहा है और उनकी ही विरासत में 1 करोड़ मतलब 140 करोड़ लोगों को जो मिल रहा है, इसमें किसी नेता का या किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। मैं फिर लौटूंगा आपके पास में। ये बताइए कि जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, सरकार के जो है काफ़ी संसद में भी कहना, उनके जो भाषण होते हैं बड़े बड़े नेताओं के और सभी विधायकों के, सांसदों के, वो भी कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया है? कुछ आप तक पहुंचा है? क्या कहना चाहेंगे? आप लोग वहाँ से निकल कर यहाँ तक आए हो, आपने देखा होगा किस तरह का काम हो रहा है हमारे यहाँ का। सारी जिस तरह की तुम देखो, जितनी भी सारी कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ सरकार की तरफ से। मुस्लिम एरिया है, इसमें कहाँ से देंगे? इनकी सारी ताकतें सब गैर मुस्लिम एरियो में लग रही हैं। मुस्लिम एरियो में कुछ नहीं हो रहा है। सब ये बनावटी बातें हैं कि बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। मुसलमान कल भी ऐसे था, आज भी ऐसे कैसे पड़ा है। कोई कुछ नहीं कर रहा मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। सब बनावटी बातें हैं। सहमत है आप भी? नहीं, देखो मेरा कहना यह है कि जो भी योजनाएं आ रही हैं मिल तो रही हैं दोनों को, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है ये गलत है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा ये हो रहा, हमें ज़्यादातर ये शिकायत है, बस कोई शिकायत नहीं। क्या मानते हैं कि अगर यहाँ पे जो है, चूँकि मुस्लिम इलाका है और वार्ड 90 में हमने देखा था अभी जब चुनाव हुए थे, तो उसमें जो है पतंग उड़ी थी। उम्मीद थी कि सपा यहाँ पे ज़्यादा पकड़ बनाएगी, लेकिन फिर भी पतंग उड़ी थी। तो क्या लगता है कि अब 2024 के चुनाव में पतंग पे एक बार फिर से जो है भरोसा किया जाएगा, या भाजपा ही रहेगी, या फिर सपा आप अपने लेकर आएंगे? नहीं, मेयर के चुनाव में एक माहौल बनाया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया ख़ास तौर से। दूसरी पार्टियों ने एक माहौल बनाया कि जिससे समाजवादी पार्टी का, लोगों के मन से समाजवादी पार्टी का रुझान बदल कर एक पतंग की तरफ, MIM की तरफ जो हुआ, एक वो माहौल बनाया गया था। और इस बार ऐसा नहीं होगा। आने वाले लोकसभा के 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी को लोग वोट देंगे और जो फ़िरका परस्त ताकतें इस देश को तोड़ने का एक चक्रव्यूह रच रही हैं, एक नफ़रत फैलाने का काम कर रही हैं, 2024 में इन लोगों का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और 2024 में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं राहुल गांधी के साथ में समर्थन देने के लिए, तो लगता है कि अब न्याय जोड़ो भारत यात्रा जो है उसमें अब मजबूती कुछ बढ़ेगी? नहीं, राहुल गांधी देखिए एक कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और पूरे देश के अंदर एक न्यायिक यात्रा वो चला रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो उनकी जो लड़ाई है, उनकी लड़ाई उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों से है जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, इस देश के लोगों के दरमियान नफरत फैलाना चाहती हैं। भाई उनकी जो न्यायिक यात्रा है वो इसीलिए है
कि एक हिंदुस्तान में जितने लोग रहने वाले हैं आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह सकें, और जो देश तोड़ने वाले लोग हैं, देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों का यहाँ से सफाया हो सके। लेकिन एक बात तो ये भी है कि सपा के समय में भी खूब जो है दंगे फसाद हुए थे। इस बात को लेकर भी जो है भाजपा सरकार बहुत सदन में अपनी बात रखती है, तो उस पर क्या कहेंगे? चूँकि आप AIMIM से बिलोंग करते हैं, चुनाव जीती नहीं थी मतलब, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने पकड़ बनाई थी, तो क्या ये बात सही है कि अब भाजपा की सरकार में भाई दंगा फसाद की बात आप ही नहीं करी थी? तो मैं आप ही से ही सवाल कर लेता हूँ कि दंगा फसाद तो सपा की सरकार में भी था, काफ़ी समय से वो बात यही करती आई है भाजपा सरकार। देखिए, दंगे तो कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं, और मैं मानता हूँ, जैसा मैंने सुना अपने बुजुर्गों से, कि 87-89 के झगड़े, हाशिमपुरा कांड, मल्याना कांड, ये हिंदुस्तान के अंदर फेमस हैं, और ऐसे दंगे देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ, उस सरकार में ये था कि उसके बाद जो हमने देखा, जब से हमने होश संभाला है, कि सरकार मतलब एक नॉन मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में, सब में एक तरह से भाईचारा, एक सेकुलरिज्म था, जो अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। युवा पीढ़ी के दिमाग में ये बात होती नहीं थी, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल, हम GIC में पढ़े हैं, तो उस टाइम पे भी हम सारे फ्रेंड सर्कल हमारा जो होता था, हम साथ बैठ करके खाना खाते थे, आज भी। लेकिन आज हम उनकी फेसबुक पर उनकी पोस्ट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा गहराई हमारे बीच आ गई है, खाई पैदा कर दी गई इस सरकार ने। और रही बात सेकुलरिज्म की, देखिए सब जो है ना दिखावा करते हैं सेकुलरिज्म का, असल सेकुलरिज्म है नहीं, सिर्फ कागज़ों में दिखाई देता है, वो संविधान के अंदर ही सीमित रह गया, लेकिन आपसी लोगों में वो सेकुलरिज्म नहीं रहा। ठीक है, जैसा बता रहे थे भाई हमारे कि इंडिया गठबंधन या ओवैसी साहब की बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं MIM से बिलोंग करता हूँ, तो MIM पार्टी कभी भी एक संप्रदाय की बात नहीं करती है। लोगों को लगता है, क्यों, हम अगर अपने हक की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये तो है। ये आप बता रहे कि एक संप्रदाय की बात नहीं करती। मुझे याद है जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय ओवैसी का बयान आया था कि जो है अब तो जाग जाओ, नहीं तो मस्जिद जो है सभी आपको गंवानी पड़ जाएगी, इस तरीके का बयान था। तो क्या वो लगता है कि वो सभी संप्रदाय के लिए बात थी? ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो राम मंदिर या अयोध्या का जो मामला था, राम मंदिर का या बाबरी मस्जिद का, वो सरकार ने भी, आपने भी सुना होगा उनका स्टेटमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने भी कहा क्या है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई गई कि मस्जिद तोड़कर, किसी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हाँ, कुछ पुराने ज़माने की, प्रातःकाल की वो कोई वहाँ पर बिल्डिंग थी, बट ये प्रूफ कहीं नहीं होता कि वहाँ पर मंदिर था। आस्था के आधार पर यह फैसला दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई, जिसके लिए हम हमेशा स्टैंड लेते रहेंगे, क्योंकि जो हाँ मस्जिद बन गई, क़यामत तक हमारा जो फेथ है, इस्लामिक फेथ है, वो ये है कि जहाँ एक बार मस्जिद बन गई, वो क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जो आस्था के आधार पर फैसला लिया गया, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने माना है। ठीक है, ये बताइए कि जो है, मुझे अभी बता रहे थे सलीम भाई भी, उनसे बात चल रही थी कि आप बसपा से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहन जी कहाँ गायब हैं, क्यों नज़र नहीं आती? बहन जी गायब नहीं है, इंडिया गठबंधन गायब है। बहन जी को तो मालूम था कि इंडिया गठबंधन ऐसे टूटेगा। नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को इकट्ठा किया, कितने लोग इकट्ठा हुए, ममता हुई, सपा हुई, सब हुए, सब इकट्ठा हुए। सबसे पहले जिन्होंने इकट्ठा किया वही भाजपा में चले गए। तो बहन जी को तो मालूम है इनका। बहन जी एक इस देश में बहन जी एक ऐसी सशक्त नेता है, वो सिर्फ सिंगल नेता है पार्टी में, और नेता नहीं है हमारी पार्टी में, सिर्फ बहन जी एक। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वो भी रही हैं, सत्ता में रही हैं, बहुत अच्छा उन्होंने जो है कार्यकाल उनका रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से क्या हुआ? एकदम से जो है बीच में खबर चली कि भाजपा के साथ वो जो है गठबंधन करने जा रही हैं, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा शांत हो गई। ये तो विपक्ष का और ये तो उन विरोधी पार्टियों का होता है सोशल मीडिया पर। वैसे गई कहाँ है, बताइए कहाँ गई हैं? कभी गई हैं? उन्होंने तो राम मंदिर पर भी एक बात कही है कि मस्जिद बने और उसका ऐसा भव्य स्वागत हो, तब हम उसका भी स्वागत करेंगे। किसी दूसरे नेता ने कोई बोला? राम मंदिर के पक्ष में तो सभी नेताओं ने बोला, लेकिन बहन जी ने इस बात को कहा कि अगर वहाँ मस्जिद ऐसी बनाओगे आप, भव्य मस्जिद, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। बहन जी का जो स्टेटमेंट है ना, बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। और 4 बार के इनके कार्यकाल में पूरे प्रदेश की जनता से आप ये कंफर्म कर लें, और उन विपक्षी नेताओं से भी कंफर्म कर लें, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, कि बहन जी का शासन कैसा रहा। भाजपा से हैं आप? बहन जी का क्या रहा, वो तो एक राजनीति करती आई हैं अपनी बिरादरी की, सबको पता है। तो हाँ, भाजपा से बढ़िया सरकार ना ही तो कोई चला रहा है, ना ही चलाएगा। और भाजपा की सरकार अब की फिर आएगी, मोदी जी आएंगे, 400 पार करके आएंगे, पक्का, बिल्कुल एकदम।
आप युवा हैं, काफ़ी देर से शांत बैठे हुए, मेरी नज़र आपके ऊपर जा रही थी, सवाल थे काफ़ी। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो है मन क्या बना हुआ है 2024 में? क्या इंडिया गठबंधन है या भाजपा, या फिर जयंत चौधरी के ऊपर कुछ, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर वो भाजपा का दामन पकड़ने जा रहे हैं? मैं आपसे सबसे पहले यही कहूँगा, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो या कोई भी अलायंस बने, वो एक अपने सबके अपने हित हैं, सबका अपना एक उद्देश्य है, वो सब उसको लेके चलेंगे। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये है कि आम जनता के लिए क्या? अगर आप अब से 2014 से पहले का इलेक्शन देखेंगे, मुस्लिमों के लिए केंद्र का बजट हो, स्टेट का बजट हो, योजनाएं होती थी, स्पेशल योजना होती थी उनको उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए। अगर आप देखेंगे, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन एक आपको एक तथ्य से अवगत करा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ उसके अंदर, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा दलितों से, लेकिन उसके अंदर ये कहा था कि मुस्लिमों की स्थिति जो है वो दलितों से नीचे चली गई। आप 2014 के बाद के केंद्र सरकार के बजट देखिए, 2014 के बाद के स्टेट सरकार के बजट देखिए, कितनी योजनाएं प्रस्तावित हैं। आप बताइए इस बजट में कितनी योजना, उन्होंने कितना बजट प्रस्ताव दिया मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए, कितना बजट उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसके लिए कितना स्टेट गवर्नमेंट ने रखा। मेरे ख्याल से अगर हम फैक्ट मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैंने जो बजट देखा, बजट स्पीच माननीय वित्त मंत्री जी की सुनी, उसके अंदर मैंने करीब 3000 की योजना, 3000 करोड़ की योजनाएं मात्र गालिबन इतना बजट प्रस्ताव रखा। क्या इस प्रस्ताव के अंदर जो एक 14% कागजी जो हमारा सेंसेक्स है, 2010 का सेंसेक्स है, उसके अंदर 14% जनता के लिए, उनके विकास के लिए, जिनकी स्थिति सच्चर कमेटी बता रही है कि उनकी स्थिति दलितों से नीचे पहुंच गई। क्या जब स्थिति दलितों से नीचे पहुंच गई, उनको शैक्षणिक, उनको आर्थिक, उनको सामाजिक, उनको राजनीतिक किस तरह से न्याय दिलाएंगे आप? बताइए क्या योजना है? आप एक तरफ दावा करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या ये विश्वास की बात है? सबका प्रयास, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय का सब प्रयास भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हो रहा है। हम मानते हैं कि ये सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वो किस तरह की है? वो दिखावे की ट्रांसपेरेंसी है। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक 2005 के अंदर सरकारों से लड़कर एक जन सूचना अधिकार को पारित करवाया था। उसके अंदर एक धारा है 4(1)(b), जिसके अंदर ये है कि सरकारी, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उसके अंदर 16 एक प्रोविज़न बना रखे हैं कि उनकी मैनुअली बनाकर पब्लिक के बीच में डोमेन में घेरेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन की 2008 में मुख्य सचिव, उस तत्कालिक मुख्य सचिव ने ये आदेश किया हुआ है सारे डिपार्टमेंटों को कि आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। अब आप ये देखिए, इधर आप, मैं कहूँगा कैमरा घुमाइए, किस तरह से ये बिजली के तार लटके हुए हैं। अब यहाँ पे लोगों से ये पूछिए कि भाई इसकी कंप्लेंट हम कहाँ करें? लेकिन पार्षद तो सपा के है ना, यहाँ पे पार्षद से क्यों नहीं किया? पार्षदों को सपा के हैं। अब एक बात सुनिए, जब पारदर्शिता होगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्षद की नहीं होती, पार्षद महोदय की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पर पार्षद के जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्षद तो सदन में पिट रहे हैं, वो क्या बेचारे इस काम को करेंगे? नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं। अपना वहाँ तो पिटते हैं पार्षद भाई। एक बात तो, बड़े बड़े नेता पार्षदों को पीट रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या होगा? वो कंप्लेंट क्या करेंगे? बोलने पर पिट रहे हैं जी। मैं कह रहा था भाई, तो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे इतने हैं पार्षद बहुत ज़्यादा, और जो भी काम है उनके पास चले जाओ तो सलीम सिद्दीकी के याद आते हैं। हमारे भैया ने तालीम की कमी है। कोई भी वार्ड का कोई पार्षद होता है, उनके अंदर तालीम ही इतनी नहीं है, इतनी तरबियत नहीं है, और दूसरा क्या है कि इतनी जानकारी नहीं है, हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें तो मायने रखती हैं। भाई कोई पार्षद जब उसके अंदर तालीम होगी, जानकारी होगी, हौसला होगा, हिम्मत होगा, जभी तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेगा, जभी तो वो भाग दौड़ करेगा। भाई किसी के अंदर कोई पढ़ाई नहीं है, तालीम नहीं है, काम की जानकारी नहीं है, तो वो क्या गांव के लिए या फिर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या भाग दौड़ करेगा, क्या वो काम कराएगा वो। मैं आपसे एक बात कहनी चाहूँगा, 2023 और 24 के बजट के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किए थे प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उस शिक्षा के लिए लाइब्रेरी बनाने के हर वार्ड और पंचायत स्तर पर। आप सर्वे कीजिए कितने वार्डों में वो लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी, बताइए कहाँ है ई लाइब्रेरी। 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। लाइब्रेरी के लिए तो अगर मैं बात करूं तो कल ही जो है यहाँ पे किताबें आई हैं, तकरीबन 41,000 से ज़्यादा किताबें मेरठ की कई लाइब्रेरियों को दी गई हैं, कल की ही बात है। सर मैं बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ पर ये देखिए कि प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा बजट के अंदर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसके लिए हमने प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक पंचायत के लिए, हम पर्टिकुलर किसी और एरिया की बात नहीं कर रहे। हमारे भाई ने भी, किसी ने मुद्दा उठाया था कि मुस्लिम क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, अन्य क्षेत्रों में काम हो रहा है। तो यहाँ पे भी तो वार्ड हैं, ये वार्ड 90 है, 89 है, 3 है, और भी अन्य वार्ड हैं। मुझे आप ये बताइए कि वो 300 करोड़ का जो प्रस्ताव रखा गया था, 300 करोड़ रुपए का, यानी कि 900 करोड़ रुपए का, कहाँ है वो? मतलब जो बजट आया है केंद्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से, उससे नाखुश है आम जनता। हाँ बिल्कुल नाखुश है। क्या मिला हमको, हम नौजवानों को उससे क्या मिला? हम कैसे, मतलब हम स्किल ले, हम हमारे अंदर कौशल कैसे आएगा किसी चीज़ को सीखने का? ठीक है, तो देखिए वार्ड 90 से श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश यहाँ पे आया था। तमाम मुद्दे हैं, विरोध हैं, और इसको लेकर जो है लोगों ने अब मन अपना बदलने की भी इसमें कोशिश की है। वो सोच रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है उसमें थोड़ा सा मन ज़रूर बदलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाई अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं वो तो अपनी पार्टी को ही सर्वोपरि मानते हैं और उसी को ही जिताने की बात कहते हैं। लेकिन जो 2024 का ये लोकसभा चुनाव है वो वाकई एक दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की जो आपस में तालमेल और जो आपस में जो है तनातनी चल रही है, उस तनातनी को देकर यही सवाल बना रहेगा कि आखिर इस बार किसके सर पे ताज सजेगा। अपने सहयोगी राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश, मेरठ।